हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट तो है ही। हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीएसटी के अंदर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ है और ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक तरफ है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से समझना है इस चैप्टर को। और जहाँ पे भी कोई डाउट आएगा तो मैं तो हुई आपको बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। तो जीएसटी का जो लाने का पर्पस था, मेन पर्पस क्या था जीएसटी का लाने का? कि जीएसटी से पहले जो हमारे सेंट्रल लेवी थे, सेंट्रल टैक्सेस थे, और जो स्टेट लेवल टैक्सेस थे, वो आपस में हम इनको सेट ऑफ नहीं कर पाते थे। इनको आपस में सेट ऑफ नहीं कर पाते। मतलब सर, मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है? ठीक है सर। मिस्टर ए ने कोई सामान परचेज किया मान लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। उस पर वो वैट दे के आया, वैट दे के आया, ठीक है? वैट क्या है? हमारा स्टेट लेवल टैक्स है। वैट क्या है? स्टेट लेवल टैक्स है। मिस्टर ए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो मिस्टर ए ने सर्विसेज प्रोवाइड करी कुछ, ठीक है? ये इनपुट क्या है आपका? परचेज क्या किया इसने? कुछ सामान किया, उसके ऊपर वैट पे करके लेके आया। फिर आउटपुट में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके ऊपर क्या पे कर रहा है? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या था हमारा? एक सेंट्रल लेवी था। सेंट्रल लेवी था मतलब सेंट्रल लेवल टैक्स था हमारा। तो जीएसटी आने से पहले क्या था कि हम आपस में स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल को सेट ऑफ नहीं कर पाते। मान लीजिए हम इनपुट हमारा स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल टैक्स है, और आउटपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रल लेवल टैक्स, तो दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं कर पाते थे, ठीक है? या फिर उसका उल्टा, सर्विस टैक्स पे करके हम कुछ सर्विस ली हमने, और हम आउटपुट कोई ऐसा आउटपुट गुड सोल्ड कर रहे हैं जिसके ऊपर वैट लग रहा है, तो आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाता था। उसकी वजह से क्या होता था? जो गुड्स और सर्विसेज थी, वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही कॉस्टली हो जाती थी। एक तो आपका ये रीज़न था। दूसरा रीज़न था आपका कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट ये क्या होता था सर? इसमें क्या होता था कि आपके बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे उस टाइम जीएसटी से पहले। हाँ सर। तो कैस्केडिंग इफेक्ट में क्या होता था? टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, टैक्स ऑन टैक्सेस। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स खरीद के लाए हम, सॉरी, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया हमने, तो मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। मान लीजिए 100 रुपये का गुड्स है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कितना हो गया? 10% के हिसाब से मान लीजिए सर 10 रुपया, ठीक है? टोटल हो गया 110 रुपया। अब इसके ऊपर हमारा लगता था वैट। वैट भी मान लीजिए 10% है, ठीक है? तो कितना हो गया सर? 11 रुपया। टोटल कितना हो गया? 121 रुपया। तो आप देख रहे हो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जो हमारा वैट लगा, वो जो एक्साइज था हमारा 10 रुपये का, उसके ऊपर भी हमारा उसके ऊपर भी हमारा वैट लग गया 10%। 10 रुपये का 10%, 1 रुपया हमारा वैट एक्साइज के ऊपर लग गया। तो क्या हो रहा है? टैक्स के ऊपर हमारा टैक्स लगता था, तो ये कम हो गया, ठीक है? इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था? जो सामान था वो हमारा महंगा पड़ रहा था कंज्यूमर को। उस तो जीएसटी के आने के बाद से ये कैस्केडिंग इफेक्ट भी कम हो गया। जीएसटी के आने के बाद ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो भी कम हो गया। तो जीएसटी में काम कैसे करता है?
जीएसटी के अंदर आप सिनेरियो समझते हैं कि जीएसटी के अंदर हमारा जो आईटीसी है वो काम कैसे करता है। चलिए, तीन पार्टी रखते हैं हम, ए, बी और सी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी, और ये कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर है। ठीक है, ठीक है सर। मिस्टर ए ने 100 रुपए का सामान सोल्ड किया मिस्टर बी को। ठीक है, 100 रुपए का सामान सोल्ड किया मिस्टर बी को। उसके ऊपर उसने जीएसटी दिया 18%। अभी मैं आपको अलग अलग करके नहीं बता रहा, जैसे हमारा सीजीएसटी होता है, सॉरी, सीजीएसटी है आपका, एसजीएसटी है और आईजीएसटी है। तो जो हमारा विथ इन स्टेट जो सप्लाई हो रही है उसके ऊपर हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। और जो इंटर स्टेट सप्लाई है उस केस में हमारा आईजीएसटी लगता है। बट अभी मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा, सिंपली क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं सिंपली जीएसटी 18% लेके चल रहा हूँ। ओके, ओके सर। तो 18 रुपये क्या हो गया हमारा? 18 रुपये लग गया 100 रुपये के ऊपर, टोटल 118 रुपये हो गया, जिसमें से 100 रुपये ही अपनी जेब में रखेगा और 18 रुपये गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट को पे कर देगा 18 रुपये। एंट्री क्या बनाएगा? एंट्री क्या बनाएगा? बी डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी पेबल। ठीक है, ठीक है सर। कितना? 118 रुपये, 100 रुपया और 18 रुपये। ठीक है, फिर क्या करेगा? जीएसटी पे कर देगा, जीएसटी पेबल डेबिट टू बैंक। जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को 18 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं बी के पार्ट पे। तो बी के पार्ट में हम परचेज भी देखेंगे और सेल भी देखेंगे। तो ये परचेज करके लाया कितने में? 100 रुपया में। और ये कंज्यूमर को बेच रहा है मान लीजिए 200 रुपये में। कंज्यूमर को बेच रहा है 200 रुपये में। ठीक है, तो 100 रुपये खरीद, 100 रुपये प्राइस था और 18 रुपये उसके ऊपर जीएसटी पे करके लेके आया है ये। ठीक है, ठीक है सर। और इधर ये 200 में बेच रहा है वही सामान, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके। तो उस पे के ऊपर कितना जीएसटी पे करेगा 18% के हिसाब से? सर 36 रुपये। कितना हो गया? 236 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 100 रुपये का सामान में 100 रुपये इसने और वैल्यू ऐड किया, 100 रुपया वैल्यू एडिशन हुआ। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर बोला गया है कि जो हमारा आउटपुट टैक्स लेबिलिटी है उसके अगेंस्ट हमने कुछ इनपुट के टाइम पे जो हम परचेज करके ला रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे अगर हमने कोई टैक्स पे किया है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट जीएसटी लेबिलिटी से। तो हमारा आउटपुट जीएसटी लेबिलिटी कितनी है? 36 रुपये। हमने परचेज के टाइम पे कितना टैक्स पे किया है? 18 रुपये। तो नेट मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? और 18 रुपये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। 18 रुपये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो चलिए एंट्री पहले बनाते हैं। परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या इनपुट टैक्स कर लीजिए, क्रेडिट बाद में बताऊंगा कैसे लेते हैं।
इनपुट टैक्स डेबिट टू ए, कितना हो गया आपका 100 रुपया, 18, और ये हो गया 118 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। अब जो इनपुट टैक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा डेबिट बन के, हमारा एसेट बन के खड़ा हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे सेल के टाइम पे। तो हमने कंज्यूमर सी को सेल किया है, तो ये तो कैश में ही जाएगा हमारा, कैश में ही जाएगा। तो कैश डेबिट टू सेल टू जीएसटी पेबल। कितना हो गया आपका 236 रुपये आया है, 200 रुपये सेल के, और 36 रुपये हमें जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। तो ये जो 36 रुपये पे करना है गवर्नमेंट को, उसके लिए बोला गया है कि अगर हमने परचेज के टाइम पे इन जो हमने सर्विसेज ली है या फिर कोई सामान खरीदा है, उसके ऊपर हमने कोई जीएसटी पे किया है, तो उससे हम सेट ऑफ कर सकते हैं अपनी आउटपुट टैक्स लेबिलिटी को। तो 36 रुपये है, इनपुट टैक्स हम 18 रुपये पे किया है हमने परचेज के ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये जीएसटी पेबल जब हम सेट ऑफ करेंगे डेबिट टू टू इनपुट टैक्स टू बैंक अकाउंट। तो 36 रुपये हमें पे करना था, 18 रुपये हमने इससे एडजस्ट कर लिया जो हमने परचेज के टाइम पे पे किया था, और 18 रुपये हमारी जेब से और जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था हमारा 18 रुपये हमने सेट ऑफ कर लिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, इसको 236 रुपये का ये सामान पड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको इनपुट टैक्स नहीं मिलता। समझिए बात को, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 18 रुपये का इसको क्रेडिट नहीं मिलता, तो इसकी वजह से क्या होता, 18 रुपये इसका कॉस्ट बन जाता। यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, तो ये 18 रुपये क्या बन जाता, इसका कॉस्ट बन जाता। 25 कितना हो जाता, 25 कितना हो जाता है 118 रुपये। अब आप देख रहे हो 18 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई, 18 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई। तो ये 18 रुपये से जो कॉस्ट बढ़ी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फाइनली जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, वो भी इंक्रीज प्राइस पे मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल, बट आईटीसी हमें मिल गया, इस वजह से जो सामान उसको मिला कंज्यूमर को, वो रिलेटिवली कम कॉस्टली मिला। ठीक है, तो अगर इनपुट नहीं मिलता तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सामान उसको महंगा मिलता है। ओके, ओके सर, चलिए। तो मोटा मोटी क्लियर हुआ ओवरव्यू कि आईटीसी कैसे सेट ऑफ करते हैं हम लोग। अब जीएसटी के अंदर बोला गया है कि सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए भी इसके अंदर बताया गया है कि क्या, कि कौन कौन उसका क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब कौन कौन एलिजिबल पर्सन है, कौन कौन एलिजिबल पर्सन है। क्या सर कोई कंडीशन भी है इनपुट टैक्स लेने का? हाँ, कंडीशन भी है। तो जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे कि एलिजिबल कौन कौन पर्सन है, कौन को, क्या हर कोई आईटीसी ले सकता है। उसके बाद कंडीशन देखेंगे क्या क्या कंडीशन है, क्या कोई कंडीशन भी है आईटीसी लेने का, ऐसे तो हर कोई फेक क्रेडिट भी ले सकता है। उसके बाद देखेंगे क्या सर कोई क्रेडिट मना भी कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट भी कर रखा है कि इसका क्रेडिट नहीं लेना। हाँ सर वो भी है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट। कुछ क्रेडिट को मना कर रखा है कि आप उन उन सप्लाईज का क्रेडिट नहीं ले सकते, उन सप्लाईज का क्रेडिट नहीं ले सकते। देन मान लीजिए सर हम बिजनेस के अलावा पर्सनल पर्पस के लिए कोई सामान खरीदते हैं, तो क्या उस केस में आईटीसी ले सकते हैं नहीं ले सकते, वो सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे बिजनेस के लिए भी पार्टली यूज़ हो रहा है, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस यूज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो उसमें हम टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं और एग्जाम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आईटीसी कैसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे कि कैपिटल आइटम के केस में कैसे मिलेगा। देन
हमें पता है कि जो जीएसटी के अंदर है तीन चीज़ें होती हैं, तीन टाइप के टैक्सेस हैं आपके, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एजीएसटी। तो इसमें हम मैनर देखेंगे, किस मैनर में हम किसको किससे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या सीजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं या आईजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं, सीजीएसटी और एजीएसटी को क्या एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लेटर इन द चैप्टर हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओवरव्यू हमने एक ले ही लिया है, अब स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सर, चलिए। ठीक है, तो हमारा जो जीएसटी में दो चीज़ें हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई जो हम ले रहे हैं, किसी से हम ले रहे हैं, और आउटपुट सप्लाई जिसको हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज या फिर गुड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट सप्लाई क्या हो गया, जो हम सप्लाई ले रहे हैं उसको बोलेंगे इनपुट सप्लाई, और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे आउटपुट सप्लाई। ठीक है, तो इनपुट सप्लाई में हम बेसिकली तीन चीजें डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, एक कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, दूसरा इनपुट, और थर्ड इनपुट सर्विसेज। ठीक है, इनके ऊपर जो हमने टैक्स पे किया है, जो टैक्स पे किया है उसी का क्रेडिट हम एडजस्ट करेंगे, जो हमें टैक्स पे करना है ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जो हमने ये सर्विसेज या फिर कैपिटल गुड्स या इनपुट लिए हैं, इनको बोलते हैं हम इनपुट, और इसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इनपुट, और इनपुट सर्विसेज क्या है, एक बार हम इनकी डेफिनेशन से गो थ्रू होते हैं, देन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके ओके सर। कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच is capitalized in the books of account of a person claiming the ITC and which are used and intended to be used in the course or furtherance of business। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं, वो गुड्स हैं जिसकी वैल्यू हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर रखी है, कैपिटलाइज कर रखी है, कैपिटलाइज कर रखी है, और उस कैपिटल गुड्स का यूज क्या करेंगे हम, अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे, या कर रहे हैं या फिर करेंगे। ठीक है, पर्पस देखना है हमें, बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। ओके ओके सर, तो कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी, विच आर यूज्ड, जो कि यूज हो रहा है, और इंडेंटेड टू बी यूज्ड, या फिर हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए यूज करेंगे। ओके ओके सर। उसके बाद आता है हमारा इनपुट। इनपुट क्या होता है, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अलावा जो भी गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स के अलावा जो भी गुड्स हैं जिनका यूज्ड एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसका यूज हम करेंगे, जो सप्लायर है वो किस में यूज करेगा उसका, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज में अगर उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ओके ओके सर। इनपुट सर्विस मीन्स एनी सर्विस, इनपुट सर्विस का क्या मतलब है, एनी सर्विस used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business। कोई भी सर्विस हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, वो हमारा इनपुट सर्विस
बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, चाहे कैपिटल गुड्स है या इनपुट सर्विस है, तीनों में ही एक बात कॉमन है, क्या सर? कि बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। किसके लिए यूज होना चाहिए? बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। ओके, कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू हमने कैपिटलाइज कर दी है कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। और उस कैपिटल गुड्स का यूज क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। इनपुट, इनपुट क्या है? कोई भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स जिसका यूज हम क्या किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। इनपुट सर्विस, एनी सर्विस जिसका यूज हम क्या कर किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या हो गया सर? इनपुट टैक्स in relation to registered person means the central tax, state tax, integrated tax, union territory tax charged on any supply of goods or services, both made to him and includes। कहने का मतलब जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स है, इनपुट है या इनपुट सर्विसेज है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे किया गया है, चाहे वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो या यूटीजीएसटी हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। एंड इंक्लूड्स द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आईजीएसटी। आईजीएसटी अगर हम पे कर रहे हैं किस पे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, वो भी इंक्लूड होगा। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के अंदर अगर हम कोई आईजीएसटी पे कर रहे हैं, ये किस केस में पे करेंगे? जैसे हमारा सीवीडी है, कस्टम के अंदर सीवीडी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर कोई आईजीएसटी पे कर रहे हैं हम, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स बन जाएगा। द टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 9, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो ये क्या है? यहाँ पे बात की गई है आरसीएम की, बात की गई है आरसीएम। कोई अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं एज अ रिसिपिएंट ऑन इनपुट अंडर आरसीएम, तो वो टैक्स भी हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। वो भी टैक्स जो हम पे कर रहे हैं आरसीएम के अंदर, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स कहलाएगा। ओके, ओके सर। चलिए, तो अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं आईटीसी का, देन मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Scheme of ITC at glance. The scheme is designed to avoid cascading effect of taxes and make GST a destination based tax। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पे अल्टीमेट कंजम्पशन हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है उस स्टेट के पास जाएगी जहां पे कंजम्पशन हो रही है। Broadly, ITC is available on all input. Input माने any goods other than capital goods. Input services in capital goods used for the purpose of business by a taxable person. तो जनरली जो मैंने बताया आपका कि जो आईटीसी है सबके ऊपर अवेलेबल होता है। हाउएवर कुछ केसेस में, ब्लॉक क्रेडिट के केसेस में ये अवेलेबल नहीं होता है। ओके, ओके सर। ITC used for payment of taxes on taxable output supply to avoid cascading effect of taxes। आईटीसी जो हम ले रहे हैं उसका जो यूज क्या करते हैं हम? पेमेंट ऑफ टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई, क्योंकि एग्जाम के केस में तो टैक्स ही नहीं लगेगा, तो टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई के केस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज करते हैं अपना। GST law does not require one-to-one correlate between input and input service and final product and services. Any ineligible ITC, any eligible ITC can be used for the payment of taxes on any output taxable output supply। कहने का मतलब है कि वन टू वन कोरिलेशन नहीं चाहिए कि ये इनपुट खरीद के लाए, इसका यूज यहाँ पे हुआ, ये दूसरा इनपुट सर्विस लिया हमने, इसका यूज यहाँ पे किया। वन टू वन कोरिलेशन की जरूरत नहीं है। आपने बिजनेस के लिए सप्लाई लिया है, इनपुट सप्लाई लिया है, तो आप उसको टैक्सेबल आउटपुट सप्लाई से अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो।
ओके ओके सर। IGST is another core aspect of GST. It is transitory tax, enable transfer of ITC when goods or services move from one state to another. This is unique feature of Indian GST. IGST का बेसिकली काम क्या है? IGST लगता किसके ऊपर है सर? इंटर स्टेट ट्रांसफर के केस में। मान लीजिए मैंने दिल्ली से यूपी कोई सामान भेजा, सेल किया, तो उस केस में मेरा क्या लगेगा? IGST लगेगा। तो आईजीएसटी लगाने का पर्पस क्या है? आईजीएसटी लगाने का पर्पस क्या है कि मान लीजिए जो गुड्स भेजा यूपी में कंज्यूम हो गए, तो जो रेवेन्यू है, वो जो टैक्स का पोर्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? अल्टीमेटली यूपी गवर्नमेंट को जाएगा, यूपी गवर्नमेंट को जाएगा जितना उसका पोर्शन है। ठीक है, तो आईजीएसटी का काम क्या है? बेसिकली ये हेल्प करता है रेवेन्यू को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर में। Since ITC can be availed and utilized for a payment of taxes on taxable output supply, as a natural corollary, ITC can't be availed in respect of exempt output supply on which tax is not payable। वो तो सिंपल सी बात है, जब आपका इधर कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप इसको कैसे एडजस्ट कर लोगे? मान लीजिए आउटपुट टैक्स है आपका 100 रुपया। आउटपुट टैक्स, जो हमारा आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। जो हमने इनपुट लिया है, चाहे कैपिटल गुड्स इनपुट या इनपुट सर्विस, उसके ऊपर टैक्स जो पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। ठीक है, और इनपुट टैक्स है आपका मान लीजिए 50 रुपये। तो आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया 50 रुपये, और हमें कैश पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब मान लीजिए आउटपुट टैक्स ही आपका जीरो है, तो इनपुट टैक्स आप इसको इससे एडजस्ट कर पाओगे? एडजस्ट कर पाओगे? आंसर इज नो, हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा आउटपुट टैक्स जीरो है तो हम उसको इनपुट से एडजस्ट कैसे कर पाएंगे? किसी चीज़ को किसी से माइनस करने के लिए वैल्यू होनी जरूरी है। जब यहाँ पे वैल्यू ही जीरो है तो हम यहाँ पे -50 तो नहीं कर सकते। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। तो एग्जाम आउटपुट सप्लाई के केस में हम इनपुट टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकते। द एग्जाम्पशन इज, अब प्रिंसिपल इज जीरो रेटेड सप्लाई। जो हमारा जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है हमारा? जैसे एक्सपोर्ट हो गया हमारा और एससीजेड को सप्लाई करते हैं, उसको हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में हम उसको एज अ टैक्सेबल सप्लाई मानते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग आईटीसी। मान लीजिए मैं कोई सामान बनाता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी मेरा आईटीसी है, उसका मैं रिफंड ले लूँगा, उसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। ओके ओके सर। तो जीरो रेटेड सप्लाई हमारा एक एग्जेम्पशन है। ठीक है, ठीक है सर। एक्सपोर्ट और सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर यूनिट वेयर आईटीसी इज अवेलेबल इवन इफ नो टैक्स इज payable on output supply, as zero rated supply is not exempt supply. Such ITC can be utilized either by making supply by paying tax or refund of unutilized ITC can be obtained. The simple mechanism used to make export and supplies to SCZ completely tax free। क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट है और SCZ को सप्लाई करते हैं, उस केस में हमारा जीएसटी नहीं लगता है। क्यों क्यों नहीं लगता है सर? क्योंकि हमारा, अगर हम उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, तो हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ना, हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स को हमें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उससे क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम, जो जीएसटी का बर्डन है एक्सपोर्ट पे नहीं पड़ेगा, तो उसका जो प्राइस है ग्लोबली वो मीट कर पाएगा, compete कर पाएगा दूसरे प्रोडक्ट के साथ। ओके ओके सर, चलिए। If a taxable person is making both taxable and exempt supply, he is entitled to avail full credit of ITC in respect of input service and capital goods exclusively used for taxable supply, and no credit can be availed for input service and capital good exclusively used for exempt supply। जहाँ पे जो पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, वो क्या कर रहा है?
एग्जाम्प्ट सप्लाई भी कर रहा है और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है। क्या कर रहा है? टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है और एग्जाम्प्ट सप्लाई भी कर रहा है। तो बोला गया है इससे रिलेटेड जितना भी हमारा इनपुट है, इनपुट सर्विस है एंड कैपिटल गुड्स है, इसके ऊपर जितना भी हमारा आईटीसी है वो पूरा का पूरा अवेल एंड यूटिलाइज कर सकता है। और इससे रिलेटेड जो भी आईटीसी है वो उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके ओके सर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हमारा सेक्शन 16 है सीजीएसटी एक्ट का, वो बताता है कि कौन कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए एंड क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन 16 और उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी बता रखी है, क्या क्या कंडीशन बता रखी है, वो डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग आईटीसी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन होते हैं? जो कि एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जिनके पास जीएसटी नंबर है। शेल सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। जो भी कंडीशन है और जो भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एंड इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन अ सेक्शन 49। और सेक्शन 49 के अंदर जो मैनर दे रखा है, जो ऑर्डर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। मैनर माने सर कि हम कौन से टैक्स को पहले यूटिलाइज करेंगे, आईजीएसटी पहले यूज करेंगे कि सीजीएसटी यूज करेंगे, और कैसे सेट ऑफ करेंगे, क्या सीजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं या आईजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उसमें मैनर बता रखा है सेक्शन 49 में। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन and in a manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or board to him। वो आईटीसी ले सकता है, आईटीसी ले सकता है कोई भी गुड्स जो उसको सप्लाई किया गया है या कोई भी सर्विसेज उसको सप्लाई की गई है। ठीक है, ठीक है सर। विच आर यूज्ड और intended to be used in the course or furtherance of his business। जिसका यूज, जो इनपुट है, इनपुट सर्विस है या फिर कैपिटल गुड्स है, उसका यूज वो किसके लिए कर रहा है? अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, या बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज के लिए कर रहा है, तो वो आईटीसी ले सकता है उनके लिए, उनके ऊपर। ओके ओके सर। एंड एंड द सेड अमाउंट shall be credited to इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। और जो भी आईटीसी है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होना चाहिए। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। पहली चीज़ आई होगी कि ये सर ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वैसे तो हमें लेटर ऑन डिस्कस करना है बट पहले चलिए यहाँ इससे रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी के अंदर हमारा 3 लेजर होते हैं, अभी एक चौथा भी आया है, चौथा भी आ गया है। पहला क्या है? ई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लेबल्टी लेजर। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। नाम सुना है कभी आपने? नाम सुना है इलेक्ट्रॉनिक लेबल्टी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का? जो भी हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, उसके ऊपर जितना भी हमारा टैक्स निकल के आएगा, जो भी टैक्स निकल के आएगा वो सारा का सारा
इस लेजर के अंदर जाएगा, इस लेजर के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 100 रुपये की कोई सप्लाई करी, उसके ऊपर जीएसटी 18 रुपये है, ठीक है। तो 18 रुपये हमारा गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ सर, तो ये 18 रुपये हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल्टी लेजर के अंदर आ जाएगा कि 18 रुपये हमें पे करना है। उसके बाद आता है हमारा क्रेडिट लेजर। कैश से पहले क्रेडिट समझ लेते हैं। क्रेडिट लेजर में मान लीजिए हमने कोई इनपुट सप्लाई ली, इनपुट सप्लाई माने जो हमने सप्लाई ली है किसी से, हो सकता है कैपिटल गुड्स लिया है या इनपुट लिया है, इनपुट सर्विस लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए 50 रुपये का लिया, उसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया है 18% के हिसाब से 9 रुपया, 9 रुपये जीएसटी पे किया है। तो 9 रुपया जो है, जो हमने टैक्स पे किया है, टैक्स पे किया है, वो 9 रुपये हमारा यहाँ पे क्रेडिट होएगा, 9 रुपया हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा। ओके ओके सर, तो 18 रुपये था, 9 रुपये हमारा क्रेडिट से आईटीसी से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो 9 रुपया है वो हमें बैंक से, अपने बैंक से पे करना पड़ेगा। पहले 9 रुपये इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। 9 रुपये अपने बैंक अकाउंट से, अपने बैंक से 9 रुपया इसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर आपस में इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 रुपये उसमें से 9 रुपये चला गया, इसका क्रेडिट का कितना बचा, 9 रुपया। ये 9 रुपये हमारा बैंक से चला जाएगा। बैंक से पहले 9 रुपये हम डिपॉजिट करेंगे, फिर सेट ऑफ करके जीरो कर देंगे, तो सब बराबर हो जाएगा। ओके ओके सर, तो ये था हमारा क्रेडिट लेजर। तो जो भी हमारा आईटीसी, जिस आईटीसी है जो हम टैक्स पे कर रहे हैं इनपुट सप्लाई के ऊपर सप्लायर को, ठीक है, वो हमारा क्या है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, इंक्लूडिंग वो लेवल्टी भी जो हम आरसीएम के अंदर एज अ रिसिपिएंट पे कर रहे हैं, ठीक है। आरसीएम में मान लीजिए मैंने कोई टैक्स पे किया है एज अ रिसिपिएंट, तो वो टैक्स भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ओके ओके सर, तो every registered person shall be subjected to such condition and restriction as may be prescribed। जो भी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली एंड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, वो इंटाइटल्ड है कि वो आईटीसी ले सकता है ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर इंडेंटेड यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसका यूज वो बिजनेस के लिए कर रहा है या बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी के लिए कर रहा है। और जो भी आईटीसी का अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट हो गया है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए, तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी। अब आगे चलते हैं, कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और एक चीज बता देता हूँ रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। मान लीजिए सप्लायर है, ठीक है, और ये रिसिपिएंट है, ठीक है। ये तो थ्योरी है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ कि कैसे होती है। जो हमारा सप्लायर है ये हमारा GSTR 1 फाइल करेगा। GSTR 1 में क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल होती है, ठीक है। मान लीजिए सप्लायर ने कोई इनवॉइस इसको इशू किया, ठीक है, तो उसका GSTR 1 फाइल करेगा, ठीक है। GSTR 1 फाइल कर दिया उसने, हाँ सर। फिर उसके बेसिस पे GSTR 3 भी फाइल करेगा और पेमेंट कर देगा, पेमेंट कर देगा। ओके ओके सर, अब जब ये GSTR 1 फाइल करता है तो इसके बेसिस पे इसकी बुक्स में, जो इसका जीएसटी पोर्टल है, ठीक है, जब ये अपने जीएसटी से लॉगिन करेगा, जीएसटी से लॉगिन कर, जैसे हम फेसबुक पे अपनी अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं या इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं, ठीक है। सप्लायर अपनी आईडी से अपने जीएसटीएन पे अपने जीएसटी नंबर से GSTR 1 फाइल करेगा और GSTR 3 भी फाइल कर देगा। GSTR 1 में क्या होता है,
जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उस, ठीक है, उसकी डिटेल जाती है और उसके ऊपर कितना टैक्स है वो निकल के आता है। GSTR 3B में क्या होता है, ये समरी होता है। समरी होता है कि सेल इतना था, उसमें ITC आपने इतना लिया और इतना टैक्स पे किया, तो जितना भी टैक्स आ रहा था इसने GSTR 3B में पे कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। तो इसने अपनी जीएसटी के बेसिस पे रिटर्न वगैरह सब फाइल कर दिया। उसके बाद जब ये GSTR 1 फाइल करेगा, GSTR 1 फाइल करेगा, तो इसके बेसिस पे, इसके जीएसटी नंबर पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है GSTR 2B में जो इसने इनवॉइस इशू किया था इसको, रिसिपिएंट को, वो इनवॉइस इसकी बुक्स में दिखा रहा हुआ कि इस सप्लायर ने इतना, इस इनवॉइस नंबर पे इतना टैक्स पे किया है, इतना अमाउंट का। ठीक है, फिर ये इस जीएसटीएन के बेसिस पे, GSTR 2B के बेसिस पे जो इनवॉइस दिखा रहा है उसके बेसिस पे ये उस इनवॉइस का आईटीसी ले सकता है। ठीक है, अगर कोई इनवॉइस जो कि इसने फाइल नहीं किया किसी महीने में, तो वो इनवॉइस इसके GSTR 2B में आएगा ही नहीं। हाँ सर, नहीं आएगा। और 2B में अगर आया नहीं तो ये उसका क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकता है, क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा रिटर्न के बेसिस पे कि कैसे काम करता है। ये 1 फाइल करेगा, उसके बाद GSTR 2B में वो इनवॉइस जनरेट होता है कि इस सप्लायर ने हमारे GSTN पे इतना वैल्यू दिखा रखा है, तो उसके बेसिस पे ITC क्लेम करता है। ठीक है, तो रिटर्न का हमें मोटा मोटी देख लिया। अब अब कंडीशन देखते हैं और इससे लिंक करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। कंडीशन फॉर टेकिंग ITC: द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी entitled to ITC on inward supply if all the following 6 condition are fulfilled। सारी की सारी जितनी भी 6 कंडीशन दे रखी है, सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक भी छूट गई तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। जो 6 की 6 कंडीशन है, 6 की 6 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक भी छूटी तो आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम नहीं कर पाएगा। ओके, ओके सर। पहली कंडीशन है पोसेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। पोसेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके पास एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि हाँ, हाँ इसने टैक्स की पेमेंट करी है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक लैपटॉप खरीदने गया, तो लैपटॉप तो लूंगा ही, खरीदूंगा, साथ में क्या लेता हूँ उससे, बिल लेता हूँ। क्या लेता हूँ, इनवॉइस लेता हूँ। वो इनवॉइस क्या है, प्रूफ है, प्रूफ है कि मैंने लैपटॉप खरीदा है, कल को कुछ इशू हुआ, ठीक है, तो मेरे पास एविडेंस है कि मैंने लैपटॉप इससे खरीदा था। ठीक है, सेम जीएसटी के अंदर भी बोला गया है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब कौन सा इनवॉइस होना चाहिए, किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या चाहिए। पहला है टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जब हम इनवॉइस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जीएसटी के अंदर दो टाइप के इनवॉइसेज इशू होते हैं। एक टैक्स इनवॉइस होता है, एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। अगर हम किसी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, तो उस केस में सप्लायर क्या इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। और जिस केस में हम किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे, उस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा सप्लायर। फॉर एग्जांपल, कंपोजिशन डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो इसीलिए टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है रिसिपेंट को। ठीक है, तो जब भी सप्लायर हमसे जीएसटी रिकवर करेगा तो वो हमें क्या करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। ओके, ओके सर। तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए हमारे पास, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा है
इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट रिसीविंग गुड्स एंड और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। आरसीएम के केस में हमारा सेल्फ इन्वॉइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो रिसिपिएंट होता है खुद को ही इन्वॉइस इशू करता है और उसके बेसिस पे टैक्स का क्रेडिट ले सकता है, सब्जेक्टेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स। सब्जेक्टेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स आरसीएम केस में जब वो पेमेंट कर देगा टैक्स का, उसके बाद ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई इनवॉइस है जो रिसिपेंट खुद को ही इशू कर रहा है, खुद को इशू कर रहा है फॉर द सप्लाई जो कि उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज एंड सब्जेक्टेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट की का टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर। सर ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए देखिए जो जीएसटी के अंदर है, जीएसटी के अंदर कोई भी इनवॉइस इशू करने का जो भी पावर है, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी पावर सप्लायर को दे रखी है, सप्लायर को दे रखी है। सप्लायर ही इशू करेगा, चाहे इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो। तो इनवॉइस में क्या होता है, सामने वाले से पैसा मांगता है कि मैंने ये काम किया है या ये गुड सप्लाई किया है, उस बदले में मुझे पैसा दो। डेबिट नोट क्या होता है, मान लीजिए मुझे 100 रुपये का इन्वॉइस इशू करना था और मैंने मैंने गलती से 80 रुपये का ही इन्वॉइस इशू किया। मुझे 100 रुपये का करना था, गलती से 80 रुपये का ही इन्वॉइस इशू किया, 20 रुपये का कम इन्वॉइसिंग किया मैंने। तो इसमें इस केस में मुझे 20 रुपये और लेने हैं उससे, रिसिपिएंट से 20 रुपये और लेने। तो उस केस में मैं क्या इशू करूंगा, डेबिट नोट, जहां पे मुझे रिसिपिएंट से और पैसा लेना है, जहां सप्लायर को रिसिपिएंट से और पैसा लेना है, उस केस में डेबिट नोट इशू करेंगे। और जहां पे सप्लायर को रिसिपिएंट को पैसा रिफंड करना है, पैसा वापस करना है, वहां पे वो क्रेडिट नोट इशू करके चलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है। मान लीजिए 100 रुपये का इन्वॉइसिंग करना था, 100 रुपये का इन्वॉइसिंग करना था। मिस्टेक से ये इन्वॉइसिंग कितने की हो गई, 80 रुपये की। इन्वॉइस कितने का कर दिया, 80 रुपये का। ठीक है, बाद में इसको पता चला अरे यार 20 रुपये का इन्वॉइस कम कर दिया। तो कोई बात नहीं, तो इसने बोला अपने जो सीए था उससे पूछा कि क्या करें हम, डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा कि क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो सीए ने बोला कि हमें पैसा लेना है, रिसिपिएंट से और पैसा लेना है, तो हम 20 रुपये का डेबिट नोट इशू करेंगे, 20 रुपये का डेबिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, अगर उल्टा केस होता, 80 रुपये का करना होता और 100 रुपये का हमने इन्वॉइसिंग कर दिया होता और 20 रुपये रिसिपिएंट को देना होता, तो फिर क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ओके, ओके सर। तो डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, उसके बेसिस पे भी हम आईटीसी ले सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट में जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो हम कस्टम पोर्ट से जब उसको छुड़ाने के लिए लेके जाते हैं, तो हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। तो जितना भी हमने पे किया है जीएसटी, आइट जीएसटी, ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे हम उसका आईटीसी ले सकते हैं, आईटीसी ले सकते हैं। ओके, ओके सर। डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये क्या है सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है सर, चलिए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस है दिल्ली में, यूपी में,
और एक तमिलनाडु में। ठीक है, 3 ब्रांचेस है, दिल्ली में, यूपी में और तमिलनाडु में। हेड ऑफिस का है, मुंबई में है। तो उसने कोई सप्लायर से सर्विसेज ली फॉर दिस ब्रांच ऑफिसेज, दिस ब्रांच ऑफिसेज। ठीक है, मतलब सारी जो भी सप्लाई हो रही है यहाँ से हो रही है, फैक्ट्री मान लीजिए। ठीक है, इन ऑफिसेज के लिए तीनों फैक्ट्रीज हैं, तीनों स्टेट में। और ये क्या है, हेड ऑफिस, ये कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करती है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं करती। ठीक है, तो एचओ क्या करती है, कोई सर्विस लेती है इन तीनों के लिए। ठीक है, सप्लायर से। तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर इनकी जगह सीधा एचओ को बिल करेगा। इसको बिल कर दिया, बट ये तो आउटवर्ड सप्लाई करते ही नहीं है। सर जो भी सर्विसेज है किन से रिलेटेड है, इन तीनों से रिलेटेड है। तो अब एचओ को क्या करना पड़ेगा, इसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और जो भी इनपुट आएगा पहले इस जीएसटीएन पे आएगा, और इस जीएसटीएन से जो इसने आईएसडी एज आईएसडी रजिस्टर किया है, इससे ये ट्रांसफर कर देगा इन तीनों स्टेट में, इन तीनों के जीएसटीएन पे उतना आईटीसी जितना इनका रिलेवेंट पोर्शन है। मान लीजिए 100 रुपया इसने ट्रांसफर किया, और सबका प्रपोर्शन इसका 30 रुपये 30 रुपये 40 रुपये बनता है। तो आईएसडी के थ्रू इनको ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ये आईएसडी इनवॉइस इशू करता है कि हम आपको 30 रुपये का आईटीसी ट्रांसफर कर रहे हैं, 30 रुपये का आईएसडी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको 30 का कर रहे हैं, आपको 40 का कर रहे हैं। तो एक इनवॉइस इशू करता है, आईएसडी इनवॉइस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी हम दिल्ली उसके बेसिस पे इनवॉइस सॉरी इनपुट क्रेडिट ले सकता है। किसके बेसिस पे, आईएसडी इनवॉइस के बेसिस पे। ओके, ओके सर, चलिए। The document on the basis of which ITC is being taken should contain at least the following detail। अब बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट है, अब उसमें बोला है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। तो जब जीएसटी आया था इसमें बहुत सारी डिटेल्स थी कि एड्रेस होना, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, जो इनवॉइस नंबर इस टाइप का होना चाहिए, डेट ये होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, स्टेट कोड होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। इवन आरसीएम में पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है, येस नो करना चाहिए था। तो हमारे पास पहले जब इन्वॉइसेज आते थे तो हम, अगर उनके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल येस नो लिखा रहता था तो हम क्या करते थे, नहीं लिखा होता था तो वापस कर देते थे कि जाओ पहले, ये एज पर जो जीएसटी रूल है वैसा नहीं है, हम वेंडर्स को वापस कर देते थे। बट बाद में इसको चेंज किया गया, बोला कि अगर ये छः ये पाँच सॉरी ये पांच अगर डिटेल्स हैं उस इनवॉइस के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कौन कौन सी डिटेल, कितना जीएसटी चार्ज किया है, कितना टैक्स चार्ज किया है, कौन सा गुड्स है कौन सा सर्विस है, कौन सा गुड्स है या कौन सा सर्विस है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है या टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज क्या है, कहने का मतलब सप्लाई की टोटल वैल्यू क्या है, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। ठीक है, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट दोनों का होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसमें मेंशन होना चाहिए। तो अगर ये पांच चीजें हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो भी आप उसके बेसिस पे आईटीसी ले सकते हैं, उसके बेसिस पे आईटीसी ले सकते हैं। क्या, जीएसटी होना चाहिए, किस वैल्यू पे जीएसटी लगा वो होना चाहिए, किसके ऊपर लगा, कौन सा सप्लाई है वो होना चाहिए, और जीएसटी एन ऑफ बोथ पार्टी होना चाहिए, अगर सप्लायर और रिसिपेंट दोनों का जीएसटी होना चाहिए, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। तो ये पांच चीज़ें हैं,
तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप इनवॉइस आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओके ओके सर, चलिए। नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड toward demand involving fraud. Tax paid in presence of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement and separation of fact can't be availed as a ITC. इसमें क्या है सर, मान लीजिए हमने तो रिटर्न फाइल कर दी, अब इसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, उन्होंने देखे हमारे बुक्स, और बुक देखने के बाद उनको पता चला कि हमने कोई फ्रॉड किया है, आईटीसी कम बन रहा था, हमने ज़्यादा क्लेम किया है, या कोई जानबूझ के कोई मैनिपुलेशन की है अकाउंट्स में जिसकी वजह से टैक्स कम जमा हुआ है आपका, या फिर कोई फैक्ट को छुपाया है, कोई फैक्ट को छुपा दिया है, ठीक है, और उसकी वजह से कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है, और ठीक है, कोई डिमांड इशू किया गया उस ऑर्डर के थ्रू, उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उस टैक्स का हम आईटीसी नहीं ले सकते। कौन सा टैक्स, जिसमें जो कि हमें एज अ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सुपरेशन ऑफ फैक्ट की वजह से ऑर्डर पास हुआ है और उसकी वजह से हमें कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते उस टैक्स पेड का। ओके ओके सर, चलिए। दूसरी कंडीशन है हमारी, डिटेल ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट अपलोडेड बाय सप्लायर इन हिज जीएसटीआर 1 एंड यूजिंग आईएफएफ, जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, एंड द डिटेल कम्युनिकेटेड इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। तो सप्लायर क्या करेगा, जीएसटीआर 1 फाइल करेगा या फिर आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। इसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, ठीक है। जैसे ही ये अपना जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, रिसिपिएंट के जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी नंबर पे जीएसटीआर 2B जनरेट होगा, उसमें इसका जो भी इनवॉइस जो इसको इशू किया है रिसिपिएंट के जीएसटीएन पे, वो इसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और उसके बेसिस पे ये रिसिपिएंट उसका आईटीसी ले पाएगा। ओके, मान लीजिए किसी महीने में इसने इनवॉइस अपलोड ही नहीं किया, फिर तो इसके जीएसटीआर 2B में नहीं दिखेगा, जीएसटीआर 2B में रिसिपिएंट के नहीं दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो ये उसका आईटीसी भी नहीं ले पाएगा। मान लीजिए फिर इसने क्या किया, 2 महीने बाद वो इनवॉइस अपने जीएसटीएन पे चढ़ाया, उस केस में इसके जीएसटीआर 2B में कब दिखेगा, 2 महीने बाद दिखेगा, फिर उसका क्रेडिट कब ले पाएगा, ये 2 महीने बाद ले पाएगा। तो कहने का मतलब, पहला क्या है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए हमारे पास, दूसरा सप्लायर ने जीएसटीआर 1 या आईआईएफ के थ्रू जो भी इनवॉइस है या डेबिट नोट है वो फाइल किया होना चाहिए अपने जीएसटीएन पे, ठीक है। ठीक है सर, और उसके बेसिस पे जो जीएसटीआर 2B जनरेट हुई है रिसिपिएंट के पास, उसमें वो इनवॉइस आ गया हो। ओके ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिसिप्ट ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज, और जो हमने सप्लाई ली है जिसके लिए हमारे पास इनवॉइस आया है वो हमने रिसीव कर लिया है या सर्विसेज ले ली है, गुड्स रिसीव कर लिया है या फिर सर्विसेज ले ली है। द रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग द आईटीसी मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड द सर्विसेज, गुड्स रिसीव कर लिए होंगे या सर्विसेज रिसीव कर ली होगी। For the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods, as the case may be, of services. Where the goods are delivered by the supplier to recipient or any other person on the direction of such registered person,
where acting as an agent or otherwise before or during movement of goods either by way of transfer of document of title to goods or otherwise। इसमें बोला गया है, मान लीजिए जो हमने बिल टू पार्टी और शिप टू पार्टी पढ़ा था, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तीन पार्टी है, ये सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर है। बी ने इसको बोला, बी ने इसको बोला, डायरेक्शन दी कि आप एक काम करो, सामान सी को पहुंचा दो। किसको पहुंचा दो? इसको पहुंचा दो। और सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा इसको, इनवॉइस किसको इशू करेगा? बी को, ठीक है। तो इस केस में जब सप्लायर सामान सी को पहुंचा देगा तो मान लिया जाएगा कि वो सामान बी को मिल गया है, वो सामान बी को मिल गया है। ओके, ओके सर। Where the services are provided by supplier to any person on the direction of and on account of such registered person। सेम मान लीजिए, ये तो गुड्स का केस था, मान लीजिए ए बी बोलता है कि आप अपनी सर्विसेज इसको सी को प्रोवाइड करो, सप्लायर अपनी सर्विसेज इसको प्रोवाइड कर देता है, तो ये मान लिया जाएगा, इसके डायरेक्शन पे मान लिया जाएगा कि ये सर्विसेज किसको मिली है? बी को मिली है, बी को मिली है, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि जो गुड्स है या सर्विसेज है वो रिसीव्ड हो जानी चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। जो आईटीसी ले रहा है उसने गुड्स रिसीव कर लिया हो या फिर सर्विसेज रिसीव कर ली हो। मान लीजिए गुड्स अभी आया ही नहीं हमारे पास और इनवॉइस आ गया, तो हम उसके बेसिस पे आईटीसी नहीं ले सकते, उसके बेसिस पे आईटीसी नहीं ले सकते। हमारे पास गुड्स भी आना चाहिए या जिस जो सर्विसेज ली है वो भी रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या है? रिसिप्ट ऑफ गुड और सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है? डिटेल ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सैड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अब ये क्या है सर? जो रिसिपिएंट के जीएसटीएन पे, जो रिसिपिएंट हमारा, उसके जीएसटी नंबर पे जब जीएसटीआर टू बी जनरेट होगा, जीएसटीआर टू बी जनरेट होगा तो इसमें आपके दो पोर्शन होते हैं, दो दो शीट, समरी शीट होती है। एक में होता है कि आईटीसी अब आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल, और दूसरा होता है नॉट अवेलेबल। तो जो आईटीसी अवेलेबल होता है जीएसटीआर 2B में, हम सिर्फ जो रिसिपिएंट है उसी का ही आईटीसी ले सकता है। जो आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जो आईटीसी अवेलेबल नहीं है उसका आईटीसी रिसिपिएंट नहीं ले सकता है, उसका आईटीसी वो नहीं ले सकता। उसकी डिटेल भी आती है, कौन कौन सा आईटीसी वो ले सकता है, कौन कौन सा नहीं ले सकता है। GSTR 2B contain the detail of inward supply on which ITC is available to the recipient as well on which ITC can't be availed, whether wholly or partially, by the recipient. Section 38 stipulates that the ITC can't be availed in cases where the detail of outward supply in GSTR 1 using IIF has been furnished by specified registered person। एग्जाम्पल दे रखा है कौन कौन से केसेस में, कौन कौन से केसेस में रिसिपिएंट आईटीसी नहीं ले सकता है, कौन कौन से में वो आईटीसी नॉट अवेलेबल वाले कॉलम में आता है। Accordingly, ITC will not be available in respect of inward supply, detail of which has been furnished by registered supplier who is new registered। ये क्या है? मान लीजिए किसी को जीएसटी नंबर मिला, सप्लायर है, ठीक है, ठीक है, उसको जीएसटी नंबर मिला मान लीजिए 1 मार्च 2024 से, 1 मार्च 2024 से वो इनवॉइस दिखा रहा है, ठीक है, जब रिटर्न फाइल कर रहा है तो इनवॉइस दिखा रहा है 1 फरवरी 2024 का अपने रिटर्न में। तो बोला गया कि इस इनवॉइस का आईटीसी रिसिपिएंट नहीं ले सकता।
क्यों? क्योंकि इसको जीएसटी नंबर ही 1 मार्च से मिला है, तो उससे पहले का इनवॉइस वो कैसे इशू कर सकता है विदाउट, ठीक है। तो जीएसटी नंबर जब 1 मार्च से एप्लीकेबल है, तो वो 1 फरवरी का इनवॉइस कैसे इशू कर सकता है? तो इस केस में अगर कोई इनवॉइस इशू किया है, तो उस इनवॉइस का आईटीसी रिसिपिएंट को नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड पीरियड फॉर फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन विल बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पज। हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड? वो सप्लायर जिसने प्रिस्क्राइब पीरियड टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, जो डिफॉल्ट किया है उसने, डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। Whose output tax payable as per GSTR1 IF exceed the output tax paid in GSTR 3B for a particular tax period by a prescribed limit। ये क्या है सर? मान लीजिए GSTR1 में उसने दिखाया कि उसका टैक्स लेबिलिटी आ रही है 1000 रुपये, ठीक है। GSTR 3B में जो कि समरी होती है इसमें कि सेल कितना है, आईटीसी कितना है और पेमेंट कितना करना है, उसमें वो दिखा रहा है कि जो इसकी आउटवर्ड टैक्स लेबिलिटी है, जो टैक्स लेबिलिटी है सिर्फ 800 है, और 800 ही उसने पे किया है, ठीक है। जहाँ पे GSTR1 में टैक्स लेबिलिटी ज़्यादा है और 3B में कम है, ठीक है, उस केस में भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आईटीसी नहीं मिलेगा रिसिपिएंट को। हु हैज़ अवेल्ड आईटीसी, who has availed ITC of a amount that exceed the credit that can be availed by him as per GSTR 2B during prescribed period and prescribed limit। इसमें बोला गया है, मान लीजिए GSTR 2B में ITC आ रहा है 100 रुपये का, और GSTR 3B में ये क्या कर रहा है, ITC ले रहा है 120 रुपये का। उसकी वजह से भी ये सप्लायर डिफॉल्टेड सप्लायर हो जाएगा, और जो इसका इनवॉइस है वो नॉट अवेलेबल में आएगा, आईटीसी नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ रिसिपिएंट के जीएसटीएन पे। Who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provision of section 49(12) read with rule 86B? Who has discharged more tax liability from electronic credit ledger than the prescribed limit under section 86B? इसमें बोला गया है कि जो आपका टैक्स लेबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लेबिलिटी है, ठीक है, आप उसको 99% तक 99% तक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर 100 रुपये आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है, तो आप 99 रुपये का आईटीसी ले सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो, ठीक है। 99% इसका 99% तक आप आईटीसी ले सकते हो। बाकी जो 1% बचा आउटपुट टैक्स लेबिलिटी का, ठीक है, आउटपुट टैक्स लेबिलिटी का, वो आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 99% तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, ठीक है, जो आउटपुट टैक्स लेबिलिटी है। बाकी 1% आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। मान लीजिए पूरा का पूरा आईटीसी से ही अवेल कर लिया, आउटपुट टैक्स लेबिलिटी था 100 रुपया, इसके पास आईटीसी पड़ा हुआ था 120 रुपया, इसने 100 से जो 100 रुपया था 120 में से 100 एडजस्ट कर दिया, जो कि गलत है। 100 रुपये का 99 मतलब 99 रुपीज़ ही एडजस्ट कर सकता है, 1 रुपया इसको कैश में पे करना पड़ेगा। ओके, तो जब इसका रूल आएगा तब इसको डिटेल में और जानेंगे। तो कहने का मतलब जहाँ पे लिमिट रखी हुई है कि इतना ही आप क्रेडिट लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज़्यादा कर दे रहे हो तो सप्लाई डिफ़ॉल्ट कर गया। उस केस में जो भी वो आउटवर्ड सप्लाई दिखाएगा, ठीक है, रिसिपिएंट को उस नॉट अवेलेबल वाले में दिखेगा। ओके, ओके सर। और अदर स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन, और कोई भी स्पेसिफाइड क्लास अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उन केसेस में। तो चौथा क्या है कि जीएसटीआर 2B के अंदर जो कम्युनिकेट की गई है, कम्युनिकेट जो रिपोर्ट जनरेट हुई है रिसिपिएंट के पास, वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो, आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ना हो, जिसके ऊपर वो आईटीसी नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर है तो फिर उस केस में वो उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले पाएगा।
ओके, ओके सर। टैक्स लेविएबल ऑन अ सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा नोटिस इस सेक्शन के ऊपर आए हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने आईटीसी लिया है, सबसे ज़्यादा नोटिस इसके ऊपर आ रहे हैं। जबकि ये जो सबसेक्शन है मुझे उतना जस्टिफाइड नहीं लगता। देखिए इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि जो सप्लायर है, ठीक है, ये रिसिपिएंट है, ठीक है, सप्लायर ने कोई इन्वॉइस इशू किया 100 रुपये का, जीएसटी लगाया मान लीजिए 18 रुपये उसके ऊपर, टोटल 118 हो गया। रिसिपिएंट ने इसको 118 की पेमेंट भी कर दी, 118 की पेमेंट भी कर दिया, आईटीसी ले लिया, ठीक है। अब ये सप्लायर क्या करता है, जीएसटी जमा नहीं करता है, जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, जीएसटी जमा नहीं करता है और भाग जाता है, अपना बिजनेस बंद करके भाग जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो जीएसटी ने लिया है वो गवर्नमेंट को पे होना चाहिए, गवर्नमेंट को पे होना चाहिए, तभी आप आईटीसी ले सकते हो। ये कोई बात थोड़ी है। इसने अपना जीएसटी का पोर्शन दे दिया तो आईटीसी मिल जाना चाहिए इसको। बट प्रोविजन यही है कि आपने इसको जीएसटी दे दिया तो इस पे आप नज़र रखो कि उसने जीएसटी पे कर दिया कि नहीं कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। और आज के टाइम पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जो हमारा GSTR 1 है, 2B है, 3B में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे रिसिपिएंट को पता लग पाए कि उसने इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर दी है या नहीं करी है, पेमेंट कर दी है कि नहीं करी है। तो ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है। जहाँ पे रिसिपिएंट ने पैसा दे दिया जीएसटी का, तो आईटीसी उसको मिल जाना चाहिए। बट लिखा हुआ है प्रोविजन में कि अगर ये जीएसटी जमा करेगा तभी आपको आईटीसी मिलेगा। अब जो नोटिस आ रहे हैं उसमें मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। नोटिस आ रहा है रिसिपेंट के पास, आपने इनसे ये सामान परचेज किया था, आपके 2B में ये दिख रहा है, लेकिन इन्होंने अपना 3B फाइल नहीं किया और टैक्स नहीं पे किया, तो इसीलिए आप पे करो। ये कोई बात है? ये देखो, रिसिपेंट ने जब 18 रुपये यहाँ पे कर दिए तो आप इसके पीछे पड़ो ना, जीएसटी डिपार्टमेंट को इसके पीछे पड़ना चाहिए, सप्लायर के पीछे। वो बेचारा बेचारे रिसिपेंट के पीछे फिर आ रहा है। यहाँ पे 18 रुपये रिसिपेंट ऑलरेडी दे चुका है, फिर 18 रुपये और मांग रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट की, 18 रुपये दो, हमें नहीं मिला डिप, हमें टैक्स नहीं दिया सप्लायर ने। तो भाई नहीं दिया तो इसमें रिसिपेंट की क्या गलती है? कोई गलती है रिसिपेंट की? नहीं सर, रिसिपेंट की तो कोई गलती नहीं है। तो ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है, इसको देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसा कोई वो प्रोविजन नहीं है जिससे रिसिपिएंट पता कर पाए कि सप्लायर ने उस पर टैक्स पे कर दिया है कि नहीं किया है, ठीक है। या तो प्रोविजन बनाया तो है आप बनाओ कि हाँ रिसिपिएंट को पता चल जाए कि इसका टैक्स उसने पे किया है नहीं किया, टैक्स पे किया है नहीं किया। तो आजकल बिजनेसेस क्या कर रहे हैं कि जीएसटी का अमाउंट होल्ड करके बाकी का पे कर रहे हैं, फिर सप्लायर जब जीएसटी पे कर दे रहा है, जब मैच हो जा रहा है इसके पास, तब बाकी जीएसटी का अमाउंट वो रिलीज करते हैं रिसिपिएंट, जो मैंने देखा है, ठीक है। ठीक है सर। तो पांचवी कंडीशन क्या है कि जो टैक्स सप्लायर का है, ठीक है, उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया हो, जो इसने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया हो गवर्नमेंट को। द सप्लायर शुड हैज बीन एक्चुअली पेड द टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स और सर्विसेज फॉर विच आईटीसी इज बीइंग टेकन आइदर बाय कैश और बाय यूटिलाइजिंग द आईटीसी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। सेक्शन 41 क्या बोलता है? अवेलमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड आईटीसी। A registered person can avail credit of eligible ITC as self-assessed in his return. Such amount shall be credited to his electronic credit ledger.
जो उसके जीएसटीआर 2B में दिख रहा है, और जितना उसके पास इनवॉइस है, जितना उसके बुक्स में है, उसके बेसिस पे वो सेल्फ असेस्ड बेसिस पे उसको जितना लगता है कि इतना वो क्रेडिट ले सकता है, इतना क्रेडिट ले सकता है, वो उतना क्रेडिट क्लेम कर सकता है, और उतना क्रेडिट वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B एंड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट. Reversal of ITC in case of non-payment of tax by the supplier and reavailment thereof. इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है, पहले रीड कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको. If supplier does not furnish return in form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supplies till 30th September following the end of financial year in which ITC in respect of such invoice debit note has been availed, the said amount of ITC shall be reversed by the said recipient while furnishing a return in GSTR 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which such ITC has been availed. इसमें बोला गया है, ये सप्लायर है आपका, ये रिसिपिएंट है, ठीक है, ठीक है सर. तो मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर 22-23 का या 23-24 का ही ले लेते हैं, 23-24 का इनवॉइस है, ठीक है, ठीक है सर. तो इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो इनवॉइस है, अगर इसने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया है, फाइल नहीं किया है, टैक्स पे नहीं किया है, टैक्स पेमेंट नहीं किया है, तो उसको उसको अप टू 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 24 तक जो भी रिटर्न जाएगी 3B की, जो भी रिटर्न जाएगी अप टू 30 सितंबर 2030 तक, जो भी जीएसटीआर 3B जाएगी, अगर अगर यहाँ तक अगर इस फाइनेंशियल ईयर के इन्वॉइसेस ये ना दिखा के और उसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो जो रिसिपिएंट है उसको उस इन्वॉइसेस का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अप टू 30 नवंबर तक, अप टू 30 नवंबर तक जो भी जीएसटीआर 3B होगी उसमें वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. ओके. तो ये बोला गया है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई इन्वॉइस है और उसके ऊपर उसने सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया है, तो 30 सितंबर तक अगर टैक्स पे नहीं करता है, जीएसटीआर 3B फाइल करके उस पीरियड तक का 30 सितंबर तक अगर टैक्स पे नहीं करता है और रिटर्न फाइल नहीं करता है, वो इन्वॉइसेस नहीं दिखाता है, तो उस केस में जो रिसिपिएंट है उन इन्वॉइसेस जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड है, उसका आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा अप टू 30 नवंबर तक, अप टू 30 नवंबर तक का जो भी जीएसटीआर 3B होगा, मतलब अक्टूबर, उस टाइम पे कौन सी रिटर्न जारी होगी 3B की, अक्टूबर 24 की रिटर्न होगी, उसमें उसमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी को. ओके. ओके सर. However, where said amount of ITC is not so reversed by the recipient, such amount shall be payable by the said person along with the interest thereon under section 50. मान लीजिए इस दिन तक अगर उसने आईटीसी रिवर्स नहीं किया और 3B फाइल नहीं किया, ठीक है, 3B तो फाइल कर दिया लेकिन आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो उसके बाद जब 30 नवंबर खत्म हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ वो आईटीसी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. ओके. ओके सर. Reavailment of reverse ITC, where the said supplier make payment of tax payable in respect of aforesaid supplies, the said registered person may reavail the amount of credit reverse by him earlier. तो इसमें बोला गया, मान लीजिए
मान लीजिए दिसंबर 24 में जाके सप्लायर क्या करता है, जो 23-24 का इन्वॉइस था वो फाइल कर देता है और इसने रिवर्स कर रखा है। तो उस केस में जो रिसिपिएंट है दोबारा से ये क्रेडिट अवेल कर सकता है, कर सकता है रीअवेल कर सकता है। ओके। ओके सर। और सिक्स्थ है हमारा फाइलिंग ऑफ रिटर्न। द रजिस्टर्ड person taking ITC must have filed his return in GSTR 3B under section 39। अब आईटीसी चाहिए तो आईटीसी ऐसे नहीं मिलेगा, हमें भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर हमें आईटीसी चाहिए तो हमें भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब आईटीसी हम सिर्फ रिटर्न फाइल करके ही क्लेम कर सकते हैं। तो हमारी ये 6 कंडीशन थी, ये 6 कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके हम कोई भी आईटीसी ले पाएंगे। पहली क्या थी कि हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या था दूसरा क्या था कि जो सप्लायर है उसने GSTR 1 फाइल किया हो, ठीक है, और टू भी जनरेट हो गया हो उसके पास। ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, जस्ट अ मिनट, इनवॉइस पोर्टल पे दिखा दिया, GSTR 1 फाइल कर दिया, और टू बी जनरेट हो गया रिसिपेंट के पास। फिर रिसीव ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर लिया है रिसिपिएंट ने। फिर डिटेल ऑफ आईटीसी कम्युनिकेट कर दी गई है GSTR 2B के अगेंस्ट, और वो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। फिर जो टैक्स सप्लायर ने दिखाया है GSTR 1 में वो एक्चुअली में गवर्नमेंट को पे हो रखा हो। और फिफ्थ क्या है, सॉरी सिक्स्थ क्या है कि अगर हमें आईटीसी चाहिए तो हमें रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो हमने रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए, तभी हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, तो ये हमारी कंडीशन है, इसके बेसिस पे हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट, आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। ये क्या है सर, मान लीजिए कोई इन्वॉइस इशू कर दिया, एक इन्वॉइस है, ठीक है, मान लीजिए उसके अंदर 1000 क्वांटिटी है उसकी, ठीक है, और 1000 रुपये जीएसटी है उसका। तो उसमें बोला गया है, और वो जो क्वांटिटी है 3 लॉट में रिसीव होगी हमें, 300 और 400। मान लीजिए ये रिसीव होगा 1 अप्रैल 24 को, ये 1 मई 24 को, और ये 1/6/24 को रिसिपेंट के द्वारा ये लॉट में क्वांटिटी रिसीव होगा, और उसका इनवॉइस उसको आज ही मिल गया है। तो वो इस इनवॉइस का जो आईटीसी है कब क्लेम कर पाएगा, जब उसको लास्ट वाला लॉट रिसीव हो जाएगा। जब लास्ट वाला लॉट है जो वो रिसीव हो जाएगा, तभी वो 1000 रुपये का जीएसटी उस टाइम पे क्लेम कर पाएगा। जो लास्ट वाला लॉट होगा जब वो रिसीव हो जाएगा उस टाइम पे वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रपोर्शनेट करके निकाल लिया ना, जब लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगा उस केस में वो उस इनवॉइस का, ठीक है, उस इनवॉइस का पूरा क्रेडिट ले पाएगा। ठीक है। ठीक है सर, तो जहाँ पे गुड्स लॉट में रिसीव हो रहे हैं तो लास्ट लॉट जब रिसीव होगा तब आईटीसी अवेल कर सकता है वो पर्सन। आईटीसी में एक और प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंगली बोला गया है, जहाँ पे जो रिसिपिएंट है उसको 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जहां सप्लायर ने इनवॉइस दे दिया रिसिपिएंट को, तो रिसिपिएंट को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है सप्लायर को। अगर वो 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो फिर उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा सर, ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या लिखा है, payment for the invoice to be made within 180 days. The registered person must pay the supplier the value of goods or services along with the tax within 180 days from the date of issue of invoice। जिस दिन
इनवॉइस इशू किया सप्लायर ने, ये सप्लायर है आपका, ठीक है। ये कौन है? रिसिपिएंट है, ठीक है। इसने कोई इनवॉइस इशू किया, मान लीजिए 1/4/2024 को, तो 180 दिन के अंदर, विथ इन 180 डेज, रिसिपिएंट को इसका पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर नहीं करता है, अगर नहीं करता है, देन इसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा इस इनवॉइस के ऊपर, रिसिपिएंट को वो रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मान लीजिए अब इसमें पहला केस आता है, 100 रुपये का इनवॉइस था, इसने 100 का 100 पे नहीं किया, तो पूरा का पूरा इसके ऊपर आईटीसी कितना है? 18 रुपये मान लीजिए, जीएसटी 18 रुपये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो इसने पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया, 118 का, 118 का पूरा पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 18 रुपया रिवर्स होगा, पूरा 18 रुपया रिवर्स होगा। मान लीजिए ये इसका 90% पेमेंट कर देता है, 90% पेमेंट कर देता है, 118 का 90% पेमेंट कर देता है, कितना हो गया? 106.20 इतना पेमेंट कर देता है, बाकी पेमेंट नहीं करता। तो उस केस में, उस केस में कितना पेमेंट नहीं करता ये? 118 माइनस 106.20, इतना इसने अभी पेमेंट नहीं किया, 10%, ठीक है। तो इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है 1.8, ठीक है। 1.8 इसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कहने का मतलब जितना पेमेंट इसने कर दिया, ठीक है, तो ठीक है, जितना पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर, उतना उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। मान लीजिए पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 180 दिन के अंदर कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो जितना आईटीसी उसने लिया होगा सारा का सारा रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और वो पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए 90% पे कर दिया, तो 10% बचा, तो 10% से रिलेटेड जितना आईटीसी है उतना रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। फिर फिर सर जो बचा हुआ है वो उसका क्या होगा? मान लीजिए 90% उसने पे कर दिया, और फिर 10% बाद में पे करता है, तो जब पे करेगा, जो अनपेड अमाउंट है, पेमेंट जो अनपेड है, वो जब पेमेंट करेगा उस टाइम पे जो आईटीसी उसने रिवर्स किया होगा, वो दोबारा से उसको रिक्लेम कर लेगा, दोबारा से रिक्लेम कर लेगा। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका भी प्रोविजन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। देखिए प्रोविजन में क्या बोला है, 180 दिन काउंट करना है हमें फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब मान लीजिए सप्लायर है आपका, ठीक है, ये रिसिपिएंट है, ठीक है, ठीक है सर। सप्लायर ने क्या किया, 1 अप्रैल 2024 का इनवॉइस है, ठीक है। ये क्या करता है, 31 अगस्त 2024 तक इनवॉइस अपने पास ही रखता है, अपने पास ही रखता है, और सेंड इनवॉइस ऑन 1 सितंबर 2024 टू रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट को भेजता है 1 सितंबर 2024 को। तो अब देखिए रिसिपिएंट की के पास कितना रहा, अब इसको भी यहाँ से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें देखनी पड़ेगी, करते कुराते 15-20 दिन हो जाएंगे। मान लीजिए 15-20 दिन हो गए, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 1 महीना भी लग जाता है। तो अब देखिए 5 महीने ये अपने पास ही इन्वॉइस रोक के रखा, 5 महीने अपने पास ही इन्वॉइस रोक के रखे रखा, और उसके बाद इसने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सप्लायर के पार्ट पे, बट अब मान लीजिए इसने आईटीसी यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है, और 1 लाख 180 दिन से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे इसको आईटीसी
रिवर्स करना पड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 180 दिन से ज़्यादा हो रहा है इसके पास, जबकि आप एक्चुअल में देखोगे तो इसके पास इनवॉइस कितने दिन रहा, मुश्किल से 1 महीना या 1.5 महीना मान लीजिए। ठीक है, बाकी तो 5 महीने ये खुद ही लेके बैठा था। हाँ सर। तो ये थोड़ा सा अजीब है ये यहाँ पे भी, बट हमें क्या, हमें तो जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से चलना है। तो 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से लेके, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू रिसिपिएंट को पेमेंट करना है फॉर द इनवॉइस सप्लायर को। अगर नहीं करता है, 180 दिन तक पेमेंट नहीं करता है, तो उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जितने का उसने पेमेंट नहीं किया। मान लीजिए पूरा पेमेंट नहीं किया तो पूरा पेमेंट के ऊपर जितना आईटीसी बनता है वो रिवर्स करना पड़ेगा। 50% कर दिया, 50% नहीं किया तो 50% से रिलेटेड जितना आईटीसी है उतना रिवर्स करना पड़ेगा और उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। हाउएवर जो रिवर्स किया आईटीसी वो दोबारा रिक्लेम कर सकता है। कब? जब वो पेमेंट कर देगा सप्लायर को। ओके। ओके सर, चलिए। However, where a registered person who has availed ITC on any inward supply failed to pay the supplier thereof, the amount toward the value of such supply, whether wholly or partly, along with the tax payable thereon, within 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, shall pay or reverse an amount equal to the ITC availed in respect of such supply, proportionate to the amount not paid to the supplier, along with the interest payable thereon under section 50 के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और जितना रिवर्स किया हो उसके साथ इंटरेस्ट भी जाएगा गवर्नमेंट को, while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice। मान लीजिए 180 दिन कब कंप्लीट हो रहे हैं? मार्च में कंप्लीट हो रहे हैं। तो मार्च महीने का जब 3B फाइल किया जाएगा तो उसमें उसमें जो आईटीसी रिवर्स है वो उसका पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट का पेमेंट करके चलेंगे। ओके। ओके सर, चलिए। Exception. This condition of payment of value of supply plus tax within 180 days does not apply in the following situation। जो 180 दिन वाली कंडीशन है जहाँ पे सप्लायर को पेमेंट करना है विथिन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वो इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन से? सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर रिसिपिएंट के ऊपर टैक्स लेबिलिटी आ रही है अंडर आरसीएम, ठीक है, आरसीएम में कोई टैक्स पे करना है, तो उस केस में ये 180 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। डीम्ड कंसिडरेशन विदाउट डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 जो था हमारा उसमें वो सप्लाई थी जिसको विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई मान रहे थे। तो जब वहाँ पे कंसिडरेशन था ही नहीं, ठीक है, तो कंसिडरेशन की बात ही नहीं आती, तो 180 डेज वाली चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होंगी। Addition made to the value of supplies on account of supplier's liability in relation to such supplies being incurred by the recipient of a supply as per section 15(2)(b। इसमें क्या देखा था हमने जब वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा था? ये मान लीजिए सप्लायर है, ठीक है, ये रिसिपिएंट है और ये थर्ड पार्टी है। सप्लायर सप्लाई कर रहा है, ठीक है सर, और इस सप्लाई से रिलेटेड सप्लायर को कुछ पे करना है थर्ड पार्टी को, बट ड्यू टू सम रीज़न सप्लायर पे नहीं कर पा रहा है और उसके बिहाफ पे रिसिपिएंट इसको पे कर देता है, रिसिपिएंट इसके बिहाफ पे पे कर देता है। ठीक है, ठीक है सर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या देखा था? जो इसने ये खर्चा किया है वो सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, सॉरी सप्लाई का पार्ट कह रहा हूँ, वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। मतलब जितना वैल्यू होगा इनवॉइस में, अगर ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो हम इसको इंक्लूड कर देंगे जितना इसने सप्लायर के बिहाफ पे थर्ड पर्सन को पे किया है। ठीक है, ठीक है सर। तो इस केस में बोला गया है, कि यहाँ पे 180 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी जहाँ पे रिसिपिएंट कोई खर्चा कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी बट रिसिपिएंट पे कर रहा है, ठीक है।
और वो सप्लायर ने जो इन्वॉइस दिया उसमें वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, तो वो वैल्यू हम इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो उस केस में 180 डेज वाली चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, उसके ऊपर 180 डेज वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। अंडर सिचुएशन गिवन इन पॉइंट बी एंड सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डीम टू बी हैव बीन पेड। बी और सी के अंदर मान लेंगे कि बी और सी के अंदर मान लेंगे कि वैल्यू पेड हो रखी है। 180 डेज वाली चीज़ हमें इन दोनों में चेक नहीं करनी। कौन सी? शेड्यूल 1 जो कि डीम्ड सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन, और दूसरा जहाँ पे सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, लेकिन रिसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर पे कर दे रहा है थर्ड पर्सन को, और वो पार्ट इंक्लूड नहीं है इन वैल्यू जो कि इनवॉइस दिया है सप्लायर ने रिसिपिएंट को, तो हम वो ऐड कर देते हैं। हाँ सर, ऐड करते हैं। तो उस केस में जो एडिशन हुआ है उस पे ये 180 डेज वाली बात एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, ओके सर। फिर आता है डेप्रिसिएशन की बात। If depreciation claimed on tax component, ITC is not allowed. ITC not allowed. Either depreciation or tax component can be claimed under Income Tax Act, or ITC on such tax paid can be availed under GST law. इसमें क्या बोला गया है? पहले इसको पढ़ने से पहले हम चलते हैं AS10 में। PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें हम जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? मान लीजिए मैंने कोई एसेट खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर कोई टैक्स पे किया जिसका मुझे रिफंड मिल जाएगा या फिर सेट ऑफ हो जाएगा, मान लीजिए सेट ऑफ हो जाएगा, आईटीसी में क्लेम कर सकता हूँ उसका। ठीक है, मान लीजिए 18 रुपया है, टोटल 118 रुपये है। तो मैं क्या एंट्री करूँगा? मान लीजिए मैंने कैश पे बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, क्या एंट्री करूँगा? एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, आईटीसी डेबिट टू बैंक 100, 18, 118, ये एंट्री करूँगा। हाँ सर, एसेट में कितना गया? 100 रुपया, आईटीसी 18 रुपये, ये जाके हमारा सेट ऑफ हो जाएगा आउटवर्ड आउटपुट टैक्स से। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे अगर हमें आईटीसी लेना है तो हम आईटीसी के जेल में बुक करेंगे ना? हाँ सर, तो ये मतलब लॉजिक नहीं बनता है, लॉजिक नहीं बनता, बस एक तरह से बोल दिया, अपने आप को सेव कर लिया कि या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे या फिर आईटीसी क्लेम करोगे। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अगर आपने क्लेम किया है, इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आईटीसी चाहिए तो इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो आप एंट्री बना के चेक करो, एंट्री बना के चेक करो कि कोई भी चीज़ कैपिटलाइज हम कब करेंगे, जब उस मान लीजिए यहाँ पे अगर आईटीसी नहीं मिलता तब जाके वो कैपिटलाइज होता है, एसेट की वैल्यू में कब जुड़ता है ये 18 रुपये? अगर इसका आईटीसी नहीं मिलता, जब आईटीसी मिल रहा है तो हम इसको आईटीसी की जीएल में ट्रांसफर करेंगे ना? हाँ सर, बात तो सही है सर आपकी। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एक खुद को सेव करने वाली चीज़ है कि बोल दिया कि हाँ देखो, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दोनों में से एक ही चीज़ मिल सकती है आपको, डेप्रिसिएशन चाहिए या फिर आईटीसी चाहिए, दोनों नहीं देंगे हम आपको। ठीक है, वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ओके सर। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, आप बोला कि क्या सर किसी भी साल का आईटीसी हम कभी भी ले सकते हैं? किसी भी साल का आईटीसी हम कभी भी ले सकते हैं। मान लीजिए अभी 23-24 चल रहा है, 23-24 का कोई इन्वॉइस है, तो उस इन्वॉइस का जो आईटीसी हम कभी भी ले सकते हैं? तो बोला गया है कि नहीं, बोला गया है नहीं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, ठीक है, ठीक है सर। तो बोला गया है 23-24 का जो हम आईटीसी ले सकते हैं अप टू 30 नवंबर 24 की, जो जीएसटीआर 3 भी होगी,
मतलब अक्टूबर 24 मंथ की जो GSTR होगी मंथली वाली, ठीक है, ठीक है सर, उसमें उसमें हम ले सकते हैं। और एनुअल एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो भी रिटर्न पहले जाएगी तब तक ले सकते हैं। एनुअल रिटर्न क्या होती है? एनुअल रिटर्न में पूरे साल का हम रिकन्सिलेशन करते हैं कि कोई सेल छूटी ना हो, कोई आईटीसी ना छूटा हो, और पूरे साल का एक कंसोलिडेटेड फिगर निकाल के देखते हैं। मान लीजिए हम मंथली रिटर्न भर रहे हैं, कोई इनवॉइस छूट गया, तो अगर कुछ छूट गया है या कोई मतलब पूरे साल का दोबारा से रिकन्सिलेशन करते हैं, इसमें कोई टैक्स निकल के आता है या रिफंड निकल के आता है, फिर वो सब एनुअल रिटर्न में हमारा एडजस्ट होता है। तो रिटर्न अप टू द 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न दोनों में से जो भी पहले फाइल हो उस दिन तक हम आईटीसी ले सकते हैं। ITC on invoices pertaining to a financial year or debit note issued in a financial year can be availed anytime till 30th November of succeeding financial year। 23-24 का succeeding year कौन सा है? 24-25। तो 24-25 में 30 नवंबर तक हम ITC ले सकते हैं। और the date of filing of relevant annual return whichever is earlier। एनुअल रिटर्न और 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, ओके, ऑफ सब्सिडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन केस ऑफ डेबिट नोट, द डेट ऑफ इश्योरेंस ऑफ डेबिट नोट, नॉट द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइसेज, इज रिलेवेंट टू डिटरमाइन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है सर? ये क्या है सर? अभी बताता हूँ। देखिए, कोई इनवॉइस मान लीजिए 1 मार्च 2023 को कोई इनवॉइस इशू किया गया 100 रुपए का। इनवॉइस इशू करने के बाद पता चला 2-3 महीने बाद कि अरे यार उस पर और 50 रुपये और मतलब 150 का इनवॉइस इशू करना था हमें, हमने गलती से 100 रुपये का कर दिया। तो 1 जुलाई 2023 को डेबिट नोट इशू किया गया, डेबिट नोट इशू किया गया 50 रुपये का, और टोटल 150 रुपये का हमें इनवॉइस इशू करना था, उसकी जगह गलती से 100 रुपये का हो गया। 50 रुपये और हमें रिकवर करने हैं रिसिपिएंट से, तो 50 रुपये का और डेबिट नोट इशू कर दिया। तो बोला गया ये जो डेबिट नोट इशू हुआ है इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस इनवॉइस, ठीक है, इसका जो क्रेडिट जो हम ले पाएंगे उसके लिए हम वो फाइनेंशियल ईयर देखेंगे जो कि इस डेबिट नोट का होगा, ना कि ओरिजिनल इनवॉइस का। ठीक है, तो इसका आईटीसी हम कब तक ले पाएंगे सर? 30 नवंबर 24 और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर रिलेवेंट होगा इसके लिए? 23-24, ना कि 22-23। ठीक है, तो हमें कौन सा डेट देखना है डेबिट नोट के लिए? जिस ईयर में डेबिट नोट इशू हुआ है, ना कि उसका इनवॉइस कब इशू हुआ है, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डेबिट नोट किस ईयर में इनवॉइस इशू हुआ है वो हमारे लिए रिलेवेंट है, उसके बेसिस पे हम 30 नवंबर निकाल के चलेंगे। ओके, और एनुअल रिटर्न। चलिए, exception, the time limit under section 16(4) does not apply to claim for reavailing of credit that had been reversed earlier। जैसे कि 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट था, मान लीजिए 180 डेज के अंदर हमने पेमेंट नहीं किया तो हमने रिवर्स कर दिया। हाँ सर, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब वो क्या करते हैं, उसका पेमेंट हम बाद में जाके करते हैं, मान लीजिए 30 नवंबर के बाद करते हैं, तो उस केस में हम अवेल कर पाएंगे? बिल्कुल सर, अवेल कर पाएंगे। तो बोला गया है कि जो टाइम लिमिट है 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न वाला, वो रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ पे हमने आईटीसी लिया, रिवर्स कर दिया, फिर से रीअवेल कर रहे हैं, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ओके सर, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप करके या मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी पोस्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।